नमस्कार। उत्तर प्रदेश लाइव में यूपी के बड़े मुद्दे के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति सिमार। काशी में आस्था के साथ साथ राजनीतिक रंग भी देखने को मिले। पीएम नरेंद्र मोदी ने काशी में बीजेपी शासित 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की और साथ ही 9 उप मुख्यमंत्री भी इसमें शामिल हुए। इसमें असम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्रियों के साथ गुड गवर्नेंस को लेकर बैठक हुई और इस बैठक में चुनावी राज्यों पर खासा फोकस रहा। इस बैठक में सरकार की नीतियों, योजनाओं के प्रचार प्रसार, आगामी विधानसभा चुनाव, जनता से जुड़ाव जैसे तमाम बिंदुओं पर गहन मंथन हुआ है और सभी मुख्यमंत्रियों ने अपने राज्यों में कराए गए विकास कार्यों का प्रेजेंटेशन भी दिया, जिसे देखने के बाद पीएम मोदी ने सीएम योगी के कार्यों की सराहना भी की। जानकारी के मुताबिक बैठक में पीएम ने मुख्यमंत्रियों से अपनी योजनाओं का प्रचार प्रसार करने और संगठन के साथ तालमेल बिठाने के लिए कहा है। क्योंकि यूपी का चुनाव बीजेपी के लिए काफी अहमियत रखता है, इसलिए रणनीति के तहत काशी में ही तमाम बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाई गई। आमतौर पर ऐसी बैठकें दिल्ली में हुआ करती हैं और वहीं कल यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी शुरू हो रहा है और चुनाव के लिहाज से ये सत्र भी बेहद अहम माना जा रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि सरकार किसानों के लिए बड़ा ऐलान कर सकती है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा और इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे यूपी से राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया। लेकिन उनके साथ कौन कौन मेहमान जुड़ेंगे उनका परिचय हम आपसे करा देते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में संजीव कपासिया के साथ साथ बीजेपी प्रवक्ता दीपक सोनकर। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और वहीं वरिष्ठ पत्रकार विजय उपाध्याय भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और वहीं सपा प्रवक्ता आलोक कुमार भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आलोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजीव जी, ओवर टू यू। धन्यवाद प्रीति। देखिए, उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव होने हैं और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश को लेकर किसी भी तरीके की कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से चुनाव को लेकर पूरी तरीके से मंत्रणा की है। इसी पर बात करेंगे। सबसे पहला सवाल, हम निष्पक्ष रूप से राय रखने के लिए हमारे साथ विजय उपाध्याय जी मौजूद हैं। विजय जी, अमूमन ऐसी बैठकें दिल्ली में हुआ करती थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में चुनाव है, इस लिहाज से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 2 दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं और लगातार उन्होंने जिस तरीके से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन करके देश को एक नई पहचान देने का काम किया है, कितना असर डालेंगी ये सारी चीजें 2022 पर विजय जी? देखिए, जिस तरीके से एक बड़ा धार्मिक कार्यक्रम शायद देश का सोमनाथ मंदिर के बाद उस समय हम लोगों ने देखा नहीं था किस तरह से कार्यक्रम हुआ था, लेकिन विश्वनाथ कॉरिडोर का कार्यक्रम हम लोगों ने देखा और एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है और जिसमें जो बीजेपी के शासन वाले राज्य हैं उनके मुख्यमंत्री भी आए हैं और देश भर से संतों को, विद्वानों को, सबको बुलाया गया। एक पूरा एक संदेश देने की कोशिश की गई कि हम धार्मिक पर्यटन के लिए भी बहुत ही इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने पे काम कर रहे हैं। 22 का चुनाव इस लिहाज से महत्वपूर्ण है कि दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। 80 लोकसभा सीटें हैं। 2014 में बीजेपी को यहाँ से अपने साथियों के साथ 73 सीटें और 2019 में यहाँ पे उनको 64 सीटें मिली थी। तो ये बताता है कि मोदी की निगाह 22 पे तो है ही है, 24 पे भी उनकी निगाह है, क्योंकि अगर 22 में कामयाबी उनको मिलती है तो 24 उनके लिए थोड़ा आसान होगा। हालांकि इस तरह के भी एग्जाम्पल हैं कि दिल्ली हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, जहां पे जहां विधानसभा में बुरी तरह भाजपा हारी थी, लेकिन लोकसभा की करीब करीब सभी सीटें उन्होंने जीती हैं। तो बीजेपी लेकिन कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती। चूंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है, इसका कार्यकर्ता खुश हो या ना हो, कार्यकर्ता नाराज हो, तो भी पार्टी 24/7 चुनाव के मोड पर विजय जी, तो क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में ड्राइविंग सीट पर है? वो साफ तौर पर जानती है कि समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से छोटे दलों से गठबंधन करके एक बड़ा प्लेटफॉर्म बनाया है, उस पर माइलेज लेने के लिए इस तरीके के आयोजन सहायक सिद्ध होंगे भारतीय जनता पार्टी के चुनावों में? देखिए, अखिलेश यादव जी बहुत उनमें बदलाव आया है। उन्होंने जिस तरह से दलों का गठबंधन किया है, जिस तरीके से अपनी बात रख रहे हैं, जिस तरीके से पार्टी का कलेवर सामने आया है, तो ये उनकी पूरी कोशिश है कि समाजवादी पार्टी पे जितने भी आरोप लगते थे पहले, यानी 2019 के पहले जितने भी आरोप समाजवादी पार्टी पे लगते थे, उन सारे आरोपों को कैसे धो दिया जाए, एक नई तरीके की समाजवादी पार्टी को वो जनता के सामने रख रहे हैं। मैं ऐसा मानता हूं 2012 में समाजवादी पार्टी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ था।
उन सारे मुद्दों को समाजवादी पार्टी ने छोड़ दिया था, जिसको लेके रिजर्वेशन था परंपरागत समाजवादियों का, मुलायमवादी समाजवादियों का, कि हम अंग्रेजी पे बात नहीं करेंगे, कंप्यूटर पे बात नहीं करेंगे, डीपी यादव जैसा आदमी पार्टी में शामिल हो सकता है। लेकिन अखिलेश ने इन सारी चीजों को रोका, उम्मीदों की साइकिल चलाई और उनको कामयाबी मिली। तो जो ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने 2012 में किया था, वैसा ही ट्रांसफॉर्मेशन वो 2022 में करना चाहते हैं। और मुझे लगता है कि अपने इस मकसद में काफी कुछ कामयाब है। आप देखिए कि बीजेपी को की मजबूरी है कि वो सपा पे हमले करे। वो कांग्रेस को फोकस में नहीं ले रही है, बसपा को फोकस पे नहीं ले रही है, लेकिन उसके चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, या अमित शाह जी लेकिन विजय जी, योगी जी, लेकिन विजय जी एक और सवाल फटाफट की रणनीति काफी कुछ कामयाब। हम दूसरे मेहमानों के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा सवाल, क्या आपको लगता है कि यदि भारतीय जनता पार्टी अपनी मजबूत प्रतिद्वंदी के तौर पर सपा को पेश करती है तो सीधी लड़ाई में नुकसान होगा भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि उसको सीधी लड़ाई सपा से अगर होगी तो उनको फायदा हो सकता है। लेकिन अतीत बताता है कि 2003 में जब सपा की सरकार मिली, उस समय ये आरोप लगा था कि बीजेपी की मदद से इनकी सरकार बनी है, क्योंकि मायावती ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश की थी और विधानसभा भंग न हो इसके लिए भाजपा के कैबिनेट मंत्री लालजी टंडन ने का जो रोल रहा राजभवन में, और जिस तरीके से बसपा टूटी थी और सारे दलों ने मिलकर समर्थन दिया, गैर भाजपा दलों ने, और समाजवादी पार्टी की सरकार मिली और बन गई और 2007 तक उनकी सरकार चली। उसका खामियाजा लोकसभा में भाजपा को उठाना पड़ा और इनकी सिर्फ 10 सीटें लोकसभा में आई थी 2004 में। तो बीजेपी चाहती तो है, वो उसकी रणनीति कामयाब तब होगी ना जब रिजल्ट आएगा। रिजल्ट में अगर भाजपा जीती है तो ये माना जाएगा रणनीति में कामयाब रही, लेकिन अगर उल्टा हो गया तो माना जाएगा पिछली बार की तरीके से फिर से उनका बिल्कुल दांव था। भारतीय जनता पार्टी नए प्रयोग करती है और अमूमन देखा गया है कि वो सफल भी हो जाती है। हमारे साथ दीपक सोनकर हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। दीपक जी, अब तो प्रधानमंत्री जी 2 दिन के लिए उत्तर प्रदेश में हैं और देश के सबसे बड़े नेता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब वो उत्तर प्रदेश में आते हैं, उत्तर प्रदेश के लोगों को सौगात देते हैं, और आज जिस तरीके से उन्होंने 12 मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक की, समीक्षा बैठक हुई और पूरी तरीके से फोकस उन राज्यों पर रखा गया जिनमें चुनाव है, तो अलग सी एनर्जी है भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश में। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लगातार एनर्जी भर करके संगठन के कार्यकर्ता लगातार काम करते हैं, और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर 2 दिवसीय प्रवास आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हुआ है, लगातार हमको देखने को मिला है। कल जिस तरीके से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया, आज पूरा काशी पूरे बम बम के साथ डोल रहा है, पूरा एकदम भव्य में हो रहा है। आपने शायद भव्य तस्वीरें भी देखी होगी आज पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर जिस तरीके से ये भव्यता के साथ ये बड़ा खड़ा हुआ है। और आज जिस तरीके से दूसरे दिन 12 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ और मुख्यमंत्रियों के साथ जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपनी योजनाओं के साथ बैठक की है, किस तरीके से हम उन 12 राज्यों में जन जन तक विकास पहुंचाने का काम करें, हम 12 राज्यों के रहने वाली जनता को किस तरीके से योजनाओं की सुविधाओं तक पहुंचाने का काम करें, कहां तक हमारा स्ट्रक्चर पहुंचा है, जो हमारी सोच थी उस सोच पर हम लोग कहां तक पहुंचे, जो हमने लक्ष्य लिया था उस लक्ष्य को कहां तक पूरा किया है। और जिस तरीके से आज उन्होंने उस बैठक में उदाहरण भी आदरणीय योगीनाथ जी के देते हुए कहा कि जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश हर एक क्षेत्र में नंबर 1 बनकर दिखा रहा है, हर एक क्षेत्र में विकास की लहर की तरह दौड़ रहा है, अन्य राज्यों को भी उत्तर प्रदेश की तरह नंबर 1 कैसे बनाया जाए। जिस तरीके से आज देश में उत्तर प्रदेश नंबर 1 बनकर आया है, तो उन राज्यों को भी प्रदेश में नंबर 1 बनाने का पूरा प्रयास किया जाए। इन सारे मंथन को लेकर के गुड नंबर दीपक जी ये माना जाए, दीपक जी ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो धर्म और विकास के कॉकटेल पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहता है। देखिए संजीव जी, लगातार मैं आपको मुझे लगता है पहले भी आपकी डिबेट में बात रख चुका हूं, मैं फिर इससे कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके उत्तर प्रदेश को 2017 के बाद बदला है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाया है, जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके विजन और मिशन को एक्शन में बदलने का काम योगी जी ने किया है, इसी विकास के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ने जाएगी। और पुनः जिस तरीके से लोगों को जन जन तक हम लोगों ने विकास की योजनाओं को उपलब्ध कराया, मैं आपको एक आंकड़ा भी बताना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर 24 करोड़ जनता है, तो 24 करोड़ के अंदर हम लोगों ने 10.5 करोड़ लोगों को योजनाओं का लाभ दिया है। तो ऐसे 10.5 करोड़ लोगों के साथ हम लोग मिलकर के जाने वाले हैं। और जिस तरीके से लगातार हम लोगों ने पहले भी 80 करोड़ लोगों तक राशन पहुंचाने का काम किया, पुनः हम 15 करोड़ लोगों को पुनः राशन देने का काम करने जा रहे हैं। ऐसे ही लगातार ऐसी जो विकास की हमारी योजनाएं हैं
विकास आप देख लीजिए, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की बात देख लीजिए, चाहे जेवर एयरपोर्ट की बात देख लीजिए, चाहे वो जिस तरीके से ठीक है लगातार आलोक, पर्यटन ठीक है क्षेत्र आपके में पास विकास लौटेंगे हो, दीपक आर्थिक जी। क्षेत्र में विकास हो, दीपक जी औद्योगिक आपके पास क्षेत्र में लौटेंगे। विकास हो, किसान की उपलब्धियों दीपक को जी खड़ा हो, लगातार जिस तरीके से अपनी योजनाओं के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं, उन्हीं योजनाओं के ठीक साथ है, बढ़ करके हम आगे जाने वाले। ठीक है, ठीक है। हमारे साथ आशीष हैं। आशीष जी आपसे दो सवाल है। भारतीय जनता पार्टी की विशेष तैयारियों के सामने आपका जो समाजवादी पार्टी दल है वो कहाँ टिकता है, और दूसरा उत्तर प्रदेश में जब देश के प्रधानमंत्री हो, जो देश के सबसे बड़े नेता भी हैं और सबसे स्वीकार्य चेहरे के तौर पर स्थापित है, तो समाजवादी पार्टी अपने आप में किस तरीके का महसूस करती है? धन्यवाद संजीव जी। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 2 दिवसीय दौरा है और जिसमें विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री उन्होंने बुलाई और बैठक कर रहे हैं, तो उसके पीछे संजीव जी मुख्यतः 2 कारण हैं। एक कारण ये है कि वो कहीं ना कहीं योगी जी को अच्छा मान रहे हैं और अखिलेश जी की रैला में बढ़ते जा रहे युवाओं की संख्या से घबराए हुए हैं। दूसरी बात ये है कि जो मूलभूत इस राज्य के उत्तर प्रदेश के जो मुद्दे हैं, 2 करोड़ रोजगार की बात कोई उनसे ना पूछे, वाराणसी क्योटा बना या नहीं बना ये कोई उनसे ना पूछे, गंगा मैया साफ हुई ये कोई उनसे ना पूछे, महंगाई, बेरोजगारी और सांसदों ने जो गोद लिए गांव है उनकी क्या दशा है। तो मूलभूत मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरीके के छदम जो क्रिएट किए जा रहे हैं। और संजू जी, दीपक सोनकर जी एक बड़ी अच्छी बात कह रहे थे, मुझे अच्छी बात लगी कि वो बता रहे थे कि बनारस में मुख्यमंत्रियों को ये टिप्स दिए गए कि उत्तर प्रदेश जैसे हर जगह नंबर 1 है, अन्य राज्य भी हो जाए। शायद दीपक जी नीति आयोग की रिपोर्ट नहीं पढ़ी है, जिसमें उत्तर प्रदेश से आगे सिर्फ गरीबी में 2 राज्य है, बिहार और झारखंड। तो जिस हालत में आज उत्तर प्रदेश की प्रतिष्ठा को पहुंचा दिया है, तो निश्चित रूप से ये अन्य राज्यों के साथ भी यही न्याय करने जा रहे हैं। और सब संजू जी, सभी समाज के लोग ये बिल्कुल समझ रहे हैं कि बीजेपी चुनाव के वक्त इस प्रकार के इवेंट क्रिएट करती है। इस बार ऐसे इवेंटों का समाज पे कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, विजय जी के पास चलते हैं। विजय जी, कल से उत्तर प्रदेश में विधानसभा के सत्र की शुरुआत भी है। इसके अलावा यह सुगबुगाहट है कि सरकार उत्तर प्रदेश के किसानों को 3600 रुपए से लेकर 6000 तक प्रति माह इस तरीके की आर्थिक सहायता दे सकती है, जिस तरीके की आर्थिक सहायता देश की सरकार दे रही है। तो क्या ये माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी प्रत्येक फॉर्मेट पर काम करना चाहती है? किसानों की जो नाराजगी थी, पहले 3 बिल वापस करके थोड़ी दूर की गई, और अब इस तरीके की सहायता देकर पूरी तरीके से रास्ता साफ कर लेना चाहती है 2022 और 24 का। नहीं, बिल्कुल कर लेना चाहिए सरकार को, और किसी भी सरकार को, कोई भी पार्टी की सरकार होती उसको करना चाहिए था। देखिए, चुनाव जीतना राजनीतिक दल का परम उद्देश्य है, क्योंकि सेवा के लिए राजनीति में लोग आते हैं, लेकिन सत्ता के लिए वास्तव में लक्ष्य सत्ता होती है, और सत्ता के बिना राजनीतिक दलों का भविष्य भी नहीं रह जाता, और नेताओं का तो बिल्कुल काम ही नहीं चलता है। बहुत आपको इस सेवा के लिए राजनीति नहीं है, सत्ता चाहिए। देखिए, ये जो योजना है, मुझे जो जानकारी है कि सरकार 2 तरीके से इस पे फैसला ले सकती है। एक 6000 रुपए सालाना, जैसा केंद्र सरकार देती है 2-2 हजार रुपए के क्वार्टरली, उस तरह से दे सकती है, या फिर 3000 रुपए रबी की फसल में, 3000 रुपए खरीफ की फसल में, इस तरह से कर सकते हैं। क्योंकि ये जो सपोर्ट है किसानों को, इससे जो महंगाई का मुद्दा है वो काउंटर हो जाएगा कि भाई महंगाई थी, हमने आपको आर्थिक मदद दी, जितनी महंगाई बढ़ी है करीब करीब उससे ज्यादा हमने आपको पैसे आपके अकाउंट में डाले हैं, यानी जो महंगाई की वजह से आपको दिक्कत थी वो दिक्कत अब दूर हो गई। एक बात। दूसरा, एक ऐसी स्थिति है कोरोना के बाद से, जब लिक्विडिटी कम है, बाजार में नगद कम है, लोग खर्च कम कर रहे हैं, डिमांड हालांकि चीजों की है क्योंकि सप्लाई उस तरह से प्रॉपर नहीं हो पा रही है, तो एक अजीब सी विरोधाभासी स्थिति में हमारी अर्थव्यवस्था फंसी हुई है। ये पैसा लोगों के पास पहुंचेगा तो तुरंत खर्च होगा, और उससे फिर जीएसटी और दूसरे माध्यमों से जो पेट्रोल भराएगा, पेट्रोल के माध्यम से जो सामान खरीदेगा जीएसटी के माध्यम से, कुछ परसेंट उसकी आय के तौर पे सरकार के पास आएगी, यानी एक रोटेशन होगा। अगर सरकार करीब 13,000 करोड़ रुपए इस पे खर्च होगा, अगर सरकार देगी तो 13,000 करोड़ रुपए मार्केट में डालेगी, तो जो एक्सेलरेटिंग इफेक्ट होता है अर्थशास्त्र का, उसके आधार पर आप मानिए कि ये करीब 70,000, 60,000, 70,000 करोड़ का इम्पैक्ट हमारी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था पे डालेगा। तो सरकार को ये करना चाहिए, और निश्चित तौर पे करना चाहिए। जो भी पार्टी होती, आज भाजपा है उसको करना चाहिए, सपा होती तो उसको भी करना चाहिए, क्योंकि चुनाव जीतना लक्ष्य है और लोगों को राहत देना उससे बड़ा लक्ष्य है, तो दोनों चीजें इससे मीट आउट होती है। विजय जी, एक और सवाल हम चाहते हैं कि आप उसका उत्तर बिल्कुल निष्पक्षता के साथ देंगे, क्योंकि आप
एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और पूरे उत्तर प्रदेश की जो सियासी परिस्थिति है उससे अच्छी तरीके वाकिफ हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां हैं विजय जी उत्तर प्रदेश में, ये भारतीय जनता पार्टी का मूल स्वभाव है या उत्तर प्रदेश में उनको लगता है कि उत्तर प्रदेश में मुकाबला कड़ा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस एजेंडे पे अभी चुनाव लड़ रही है उसमें कुछ चीजें माइनस कर दीजिए तो उसी एजेंडे पे दिल्ली का चुनाव लड़ा, हार गई। उसी एजेंडे पे झारखंड का चुनाव लड़ा, वहां हार गई। उसी एजेंडे पे बिहार का चुनाव लड़े थे और हारते हारते बचे, और पश्चिम बंगाल में जीतते जीतते हार गए। तो बीजेपी को उसके अलावा एफर्ट करना पड़ेगा। जिन मुद्दों को लेके वो चुनाव लड़ रही है, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं, जो धार्मिक सांस्कृतिक प्रखर राष्ट्रवाद, इन सारे मुद्दे हैं, इन सारे मुद्दों को तो रखें, लेकिन जनता को राहत पहुंचाने का काम अगर नहीं करेंगे तो उससे बीजेपी को नुकसान हो सकता है। बीजेपी इस बात को शायद समझ रही होगी, क्योंकि दिल्ली हारे, झारखंड हारे, उसके बाद बिहार हारते हारते बचे, फिर पश्चिम बंगाल जीतते जीतते हार गए। तो वो शायद गलतियां उत्तर प्रदेश में बीजेपी नहीं करना चाहती है। बिल्कुल, हमारे साथ दीपक जी हैं। दीपक जी, क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ये साफ तौर पर समझती है कि भारतीय जनता पार्टी को साफ तौर पर पता है कि पिछले राज्यों में जो चुनाव हुए उसमें इतिहास से सबक ले रही है भारतीय जनता पार्टी, और उत्तर प्रदेश का जो सियासी महत्व है वो भी किसी से छिपा नहीं है। 403 विधायक उत्तर प्रदेश में आते हैं, 80 सांसद उत्तर प्रदेश से आते हैं, और देश की सत्ता की कुर्सी का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर तय होता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी आज एक्स्ट्रा एफर्ट कर रही है उत्तर प्रदेश में। देखिए संजीव जी, लगातार मुझे लगता है एफर्ट के साथ लगातार हम जनता के बीच में जा रहे हैं। लगातार हम लोगों ने जिस तरीके से अलग अलग संगठन की योजनाओं को खड़ा किया है, बूथ स्तर से लेकर के पन्ना प्रमुख तक, जिस तरीके से हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर खड़ा किया है। हालांकि ये बात ठीक है कि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा प्रदेश है। जिस तरह की 24 करोड़ की संख्या है, तो लगातार हम लोगों का संपर्क जारी है। तो जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के अंदर अपनी एक विकास की भूमिका रखी है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के अंदर एक स्ट्रक्चर खड़ा किया है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश को 2017 के बाद बदला है, तो ऐसे बदलाव के बीच में हम लोग जाने वाले हैं। और जिस तरीके से लगातार भारतीय जनता पार्टी पर उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगातार आप देखने को मिल रहा होगा, 2014 में भी भारतीय जनता पार्टी पर लगातार जीत दिखाई दी, 2019 में भी जीत दिखाई दी, 2017 में इन सबके बावजूद दीपक जी, कहीं ना कहीं बेचैनी और घबराहट भी है क्या? नहीं, घबराहट तो दूसरे लोगों में दिख रहा है कि किस तरीके से लोग हर कार्यक्रम को क्रेडिट जीवी बन करके दिखा रहे हैं, फीता खाटी जीवी बन करके आ रहे हैं, किस तरीके से हर चीज का श्रेय लेना चाह रहे हैं। ये घबराहट तो सामने दिख रही है। जिस तरीके से आज फर्क साफ दिखाई दे रहा है, जिस तरीके से अंधेरे से उजाले में लाने का काम उत्तर प्रदेश में किया गया है, जिस तरीके से टूटी सड़कों को अच्छी सड़कें देने का काम किया गया है, जिस तरीके से अच्छी बिजली देने का काम किया गया, तो घबराहट तो सामने दिखाई दे रही है। ये घबराहट है, हर चीज का क्रेडिट लेने के लिए क्रेडिट जीवी बन करके आ रहे हैं। फीता काटने वाले हर चीज को फीता काटने के बदले अपनी योजना बनाते हैं। मैंने हम समझ रहे हैं, मैं तो एक बार ये पूछना भी चाहता हूँ आलोक जी से कि लगातार किसी भी योजना को आप अपनी योजना क्यों बताने का काम शुरू कर देते हैं? यह योजना कहां तक आपके सोच में थी, पेपर पर थी कि दिमाग में थी, कहा ये मैंने किस तरीके से आप लोग, जिस तरीके से आज उत्तर प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव आया है, जिस तरीके से कोई भी योजना आती है वो सब भागने के लिए, तो यहाँ फीता काटने का लाभ लेकर करके हम लोग तो प्रधान सेवक दीपक जी यहाँ पर अगर, क्योंकि चुनाव तो और राज्यों में भी है, लेकिन पूरा फोकस माना यहाँ पर सीटें ज्यादा हैं, दिल्ली का रास्ता भी यहीं से होकर गुजरता है, लेकिन क्या केवल यूपी ही जीतेंगे या और राज्य भी जीतेंगे? जिस तरीके से प्रधानमंत्री के पिछले कार्यक्रम हम देख ले तो लगातार पूरा फोकस यहाँ पर प्रधानमंत्री यूपी पर ही बनाए हुए हैं। देखिए, जिस तरीके से मुझे लगता है प्रीति जी, उत्तर प्रदेश के साथ साथ जहां जहां भी चुनाव है, प्रधानमंत्री जी का सभी जगह फोकस है, सभी जगह, इसीलिए आज ये बैठक भी बुलाई गई है। इसी तरीके से जहां हर प्रदेश के अंदर विकास पहुंच सके, जन जन के लोगों तक उनको योजनाओं का लाभ मिल सके, देश के प्रदेश की योजनाओं का लाभ मिल सके, इसी को लेकर के मंथन चल रहा है। तो ये लगातार हमारे प्रदेशों में, अन्य प्रदेशों में भी जारी है। जवाब ले लेते हैं आलोक जी से। आलोक जी, कितना इत्तेफाक रखते हैं इनकी बातों से? दीपक जी आपके साथी हैं। आलोक जी, यहाँ पर एक सवाल मैं भी ऐड ऑन करना चाहूंगी। जिस तरीके से हमारे वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि बीजेपी को अपनी नीतियों में बदलाव करने की जरूरत है, अगर किसानों के लिए कल विधानसभा के शीतकालीन सत्र में कुछ बड़ा ऐलान बीजेपी कर देती है, तो जो एक ज्वलंत मुद्दे के साथ समाजवादी पार्टी लगातार चुनाव प्रचार कर रही है, सरकार की नाकामियों को गिना रही है, बेरोजगारी हो गई और महंगाई का मुद्दा हो गया, तो ऐसे में ये मुद्दे छिन जाएंगे?
बिल्कुल नहीं प्रीति जी, आप ये समझ लीजिए 5 साल का दर्द 5 मिनट में नहीं जाता है। अब दूसरी बात अपने मित्र दीपक जी की मैं जवाब देना चाहूंगा। संजू जी, दीपक जी बड़ी तेजी से विकास विकास योजना योजना चिल्ला रहे थे, गड्ढा मुक्त बता रहे थे, लेकिन विकास नहीं गिना पा रहे थे जो स्वयं ने आपने सूचीबद्ध किए हो और काम करा चुके हो। जेवर एयरपोर्ट को अभी बना नहीं है, ये दीपक जी जानते नहीं है। संजू जी, किसी भी समाज के 3 आधार स्तंभ होते हैं। नंबर 1 पे होता है किसान। किसान आवारा पशु, डीएपी और लागत मूल्य के कारण आज भी संघर्ष कर रहा है। दूसरे नंबर पर होता है किसी भी समाज की रीढ़ व्यापारी। व्यापारी नोटबंदी जीएसटी के कारण आज बर्बादी कगार पर है। तीसरा समाज की रीढ़ होता है नौजवान। नौजवान जो 70 लाख योगी जी ने और 2 करोड़ मोदी जी ने कहे थे, शायद 7,000 भी नहीं पहुंच पाए। तो आप जो दिखावा और छलावा उत्तर प्रदेश के साथ कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश का युवा इतना बेवकूफ नहीं है। दीपक जी ये नहीं बताएंगे कि लखीमपुर घटना की एसआईटी की जांच आ गई है, जिसमें टेनी जी के पुत्र पे सीधे सुनियोजित साजिश का षड्यंत्र एसआईटी की जांच ने लगाया है। माननीय प्रधानमंत्री जी बनारस में बैठे हैं, क्या उन्हें अपनी कैबिनेट में रखेंगे कि नहीं रखेंगे? तो ये जो दो मुंहा है, 2 मुंह से आप बोलते हैं, कहते कुछ है करते कुछ है, तो ये अब युवा जान चुका है, काट की हंडी बार बार नहीं चलती है संजीव जी। और युवा बिल्कुल तैयार है, चाहे रुपए बांटे, आप चाहे दाल बांटे, कुछ भी करें। विजय जी, उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से चुनावी मौसम है, चुनावी बयार प्रदेश में बहने लगी है। तो आपको क्या लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा देने जाने वाली जो अब राहतें हैं जनता को, वो कितना असर डालेंगी? क्या जनता ये बात समझने को तैयार रहेगी कि ये जो राहतें हैं ये लंबी चलेंगी, चुनाव बाद भी? और विजय जी, यहाँ पर क्या बीजेपी यहाँ पर ये बैठक करके दिखाना चाह रही है, जनता के मन तक ये बात पहुंचाना, उनके दिमाग तक ये बात पहुंचाना चाह रही है कि डबल इंजन की सरकार से ही विकास होगा, प्रदेश की जनता को फायदा होगा? विजय जी, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, समय की बहुत कमी। मैं चाहूंगी कि जल्दी से आप 1-2 लाइन में इसका उत्तर दीजिए। विजय जी की शायद आवाज नहीं पहुंच पा रही है। इसका जवाब हम दीपक बघेल जी से ले लेते हैं। दीपक संजीव जी, क्या समय की बहुत कमी है, माफी चाहूंगी और सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। यहाँ पर जिस तरीके से ये बैठक बीजेपी ने की है 12 बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, यहाँ पर कड़ा संदेश कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री की तरफ से उन सभी मुख्यमंत्रियों को दिया गया है कि जो योजनाएं हैं सरकार की, उनको जन जन तक पहुंचाया जाए। और खास तौर पर चुनाव के लिहाज से यहाँ पर इस बैठक को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। खास तौर पर जिन राज्यों में चुनाव होने हैं उस पर इस बैठक में काफी ज्यादा फोकस किया गया है और ये दिखाने की कोशिश की गई है एक तरीके से कि डबल इंजन की सरकार से विकास कार्य होंगे और साथ ही साथ एक शक्ति प्रदर्शन भी इसको बीजेपी का कहा जा सकता है। तो फिलहाल हमारे साथ आज की इस चर्चा में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।